नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ वहां पर रणनीति क्या होनी चाहिए, अलग अलग स्पेस में किस तरह का एक्शन दिख रहा है, इन सब बातों पर हम आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इंट्राडे के लिहाज से पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी क्या बेहतरीन कॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये भी हम आपके सामने रखेंगे और देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हम गेस्ट को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं अब तक कमोडिटी में इस वक्त किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। अगर सोने में बात करें तो दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाव 50,400 के करीब इस वक्त है और कॉमेक्स गोल्ड अगर देखेंगे तो 1715 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार हमने देखा था कि अच्छी तेजी वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन अब हल्का दबाव नजर आ रहा है और ऐसे ही कुछ चांदी में भी देखने को मिल रहा है। चांदी ने भी जो अपनी शुरुआती चमक है वो अब गंवा दी है और 0.25% की कमजोरी के साथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि MCX पर सिल्वर भी कारोबार कर रहा है करीब 55,400 के आसपास, 55,300-400 के आसपास कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स पर सिल्वर हम देखेंगे तो $19 के पास कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल में भी 2 दिनों के बाद अब तेजी लौटी है। शुरुआत यहां पर भी हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन इस वक्त $105 के आसपास के लेवल को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। और MCX पर भी हम क्रूड देखेंगे तो 7,800 रुपए के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। नेचुरल गैस 2% की कमजोरी यहां पर भी है, 627 के आसपास कारोबार कर रहा है नेचुरल गैस भी। और इसके अलावा नाइमेक्स नेचुरल गैस देखेंगे तो वो $8 के नीचे है करीब, वहां पर भी 1.25% की कमजोरी हम देख सकते हैं, देखने को मिल रही है। कॉपर बेस मेटल्स पर नजर डालेंगे तो आज कॉपर में हल्की तेजी दिखाई दे रही है। जिंक और लेड में करीब 0.25% से ज्यादा की कमजोरी है और हल्की कमजोरी के साथ एल्यूमिनियम 211 रुपए के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। लेकिन बेस मेटल्स में देखेंगे तो कॉपर इस वक्त हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। अब आते हैं एग्री कमोडिटी पर। तो यहाँ पर मेंथा ऑयल पर देखेंगे तो 1000 के नीचे कारोबार कर रहा है। यहाँ पर सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई ज़्यादा है, उस कारण यहाँ पर इस वक्त कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। कॉटन में भी हल्की तेजी है, बारिश से फसल को नुकसान होने की बात की जा रही है। 44,200 के करीब इस वक्त कॉटन कारोबार कर रहा है। इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया, इन सभी में आज हम देख रहे हैं कि हल्की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। जीरा, धनिया कल हमने देखा था कि शाम के समय अच्छी तेजी थी, बट अब यहाँ पर हल्की नरमी दिखाई दे रही है। चलिए इन तमाम कमोडिटीज पर रणनीति क्या होनी चाहिए हम एक एक करके चर्चा करेंगे और सबसे पहले शामिल कर लेते हैं एक्सपर्ट को। हमारे साथ तरुण सत्संगी जुड़ चुके हैं ओरिगोई मंडी से। इसके अलावा अमित सजीजा भी हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटीज एंड करेंसीज एट मोतीलाल ओसवाल VP रिसर्च है ये। और इसके अलावा जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद है LKP सिक्योरिटीज से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। सबसे पहले तरुण आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और आपका एक व्यू लेना चाहेंगे सोने चांदी पर। यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड आप देख रहे हैं? हम ECB की बैठक की बात कर रहे थे, अनुमान से ज्यादा ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ECB ने की है, लेकिन अब अगले सप्ताह फेड के बैठक पर भी नजर रहेगी और वहां पर भी बढ़ोतरी की बात की जा रही है। ओवरऑल क्या व्यू बन रहा है आपका सोने चांदी पर और आगे के लिए ट्रेंड कैसा देख रहे हैं? ये जो तमाम डेवलपमेंट होने वाले आने वाले समय में कितना असर इसका पड़ सकता है सोने की चाल पर? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक हम मार्च से ही गोल्ड सिल्वर के अंदर रेस प्ले कर रहे हैं। 1950 डॉलर अनाउंस प्राइस था, तभी से हमारा ये स्टांस था कि गोल्ड विल नॉट परफॉर्म दिस ईयर एंड वी हैव सीन क्वाइट अ लॉट करेक्शन। प्राइस अभी $1,700 के आसपास चल रहे हैं। सी ये साल गोल्ड का साल नहीं है। वी आर बिलीविंग कि अभी जो अपकमिंग 27-28 को जो फेड का मीटिंग है, दे विल हाइक इंटरेस्ट रेट बाय 100 basis point and if this will happen, dollar index will jump very firmly and could rise to 114 and 15 mark. And if this would happen, certainly it would have a negative impact on the commodity prices and gold will more negatively react. We believe there is downside potential. gold के prices आने वाले short term की बात करें तो जैसे कि last week भी हमने कहा था $1,650-$1,620 तक आ सकते हैं and we are hoping by the year end 1,550 तक भी आ सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में रुपये की मंदी प्लस जो ड्यूटी बढ़ाया उसके चलते उतना गिरावट नहीं आया।
अगर रुपी वीक नहीं हुआ होता तो इट वुड हैव अराउंड 46,500 and we are hoping that still we have downside potential in the domestic bourses also and we believe 52,500 के ऊपर प्राइस नहीं जाएंगे and most likely gradually it would be sliding towards 46,000 in the coming weeks. ओके, तो चलिए ये तो शॉर्ट टर्म नज़रिया हो गया। आने वाले समय में और दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, गिरावट रहेगी। बट अमित, अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो फिर क्या व्यू बन रहा है आपका सोने चांदी में? प्रिफर्ड बेट कौन सी होगी आपकी इन दोनों ही मेटल्स में? क्या और गिरावट देख रहे हैं या फिर ये खरीदारी करने का मौका है लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए? जी, देखिए, जहाँ तक इमीडिएट क्वार्टर का सवाल है, यानी आने वाले 2 महीने और पॉसिबली टिल सितंबर, मैं समझता हूँ कि गिरावट का दौर जारी रहेगा। तो इनफैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं भी मानता हूँ कि 1650 से 1660 तक के एक इमीडिएट टारगेट या न्यू रिसेंट लो देखने मिलेंगे। तो अभी फ़िलहाल रुका जा सकता है। अगर लंबी अवधि के आप निवेशक हैं तो और बेहतर लेवल एटलीस्ट देखने मिल सकते हैं। पॉसिबल है कि 48,000 से 48,500 तक देखने मिले। लेकिन हाँ, वहाँ से ज़रूर मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि निवेशक जो हैं वो अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली चांदी में $17 तक की पॉसिबिलिटी दिख रही है आने वाले 1.5 से 2 महीनों में। वहाँ पर एक बार अक्यूमुलेशन स्टार्ट की जा सकती है 52,000 के आसपास से, क्योंकि वहाँ से इंक्रीमेंटल जो डाउनसाइड होगा वो लिमिटेड होगा। ओके, जितिन, आपसे भी सोने चांदी पर रणनीति लेना चाहेंगे। क्या बड़े ट्रिगर्स देख रहे हैं यार? अब जो भी ट्रेडर्स आपसे बात कर रहे हैं उनको आप क्या सजेस्ट करें? क्या आप भी जतिन के साथ जाना चाहेंगे, थोड़ी और गिरावट आने दें, फिर लॉन्ग टर्म निवेशकों को एंट्री करनी चाहिए? और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पर क्या सलाह देंगे और कितनी वीकनेस दिखाई दे रही है अगले कुछ दिनों में? जिस तरह से अभी नेक्स्ट वीक हम फेड के जो इंटरेस्ट रेट की जो साइकिल है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रह जाएगा हमारा। सो गोल्ड और सिल्वर की चाल जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मुझे लग रहा है जब तक की अनाउंसमेंट होती नहीं है इंटरेस्ट रेट की तब तक साइडवेज टू रेंज बाउंड रह सकता है गोल्ड जो है वो। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ी इसके अंदर कुछ हाई मोमेंटम आनी चाहिए, क्योंकि एंटिसिपेटेड है कि 75 बेसिस पॉइंट से हाइक होगी। लेकिन जो कमेंट्री आएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हॉकिस ज़्यादा रहते हैं फेडरल रिजर्व या फिर थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ हिंट देना शुरू करते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेट एंड वॉच फॉर अस एज ऑफ नाउ। सो न्यूट्रल व्यू पॉइंट है मेरा फिलहाल एक हफ्ते के हिसाब से, जब तक डिसीजन नहीं आ जाता और कमेंट्री नहीं पता चल जाती फेडरल रिजर्व की तरफ से। सो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से रेंज बाउंड मार्केट है गोल्ड का। बड़ा पैनिक आ भी जाता है तो 50,000 का जो लेवल है, अच्छे खासे लेवल्स वो होल्ड कर रहा है। Either you say it because of the input duty hike, कह दीजिए कि उसकी वजह से हम बच गए थे 50,000 के लेवल जो है वो रिस्पेक्ट करने के हिसाब से, या फिर कल के दिन भी हमने जिस तरह से देखा था जॉबलेस डेटा के बाद भी एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो शॉर्ट कवरिंग रैलीज देखने मिली। 50,000 के नीचे जैसे ही प्राइसेस मिलते हैं, आई थिंक एक बायस का जो रुझान है वो वहाँ पे तुरंत देखने मिल रहा है। और ये 1-2 दिनों की बात नहीं है, पिछले 5 से 6 महीने की बात कर लें फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, जब से 50,000 के ऊपर स्केल किया है प्राइसेस ने, तब से लेके अब तक 50,000 लेवल जो है बहुत स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करते हुए देखने मिल रहा है। सो गोइंग बाय द ट्रेंड, जब तक 50,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड कर रहा है तब तक व्यू पॉइंट मेरा अभी भी नेगेटिव नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइसेस के अंदर बाउंस जो है वो डेफिनेटली देखने मिल सकता है गोल्ड के अंदर, क्योंकि जिस तरह से हम ग्लोबली प्लेस्ड हैं, अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है, इन्फ्लेशन हाई नोट पर है, सभी जगह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं, आइदर बाय हाइकिंग द इनपुट ड्यूटी एटसेट्रा एटसेट्रा। और जिस तरह से रशिया यूक्रेन की जो विवाद है वो अगर आज के दिन में जो न्यूज़ अनाउंसमेंट आने वाली है वहाँ पे थोड़ा बहुत भी अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है तो मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव ट्रैक्शन बन सकता है। तो डॉलर इंडेक्स के चलते हुए गोल्ड के लिए ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली पॉजिटिव रिएक्शन मिलेगा। सो एज ऑफ नाउ व्यू पॉइंट इज न्यूट्रल। 50,000 के ऊपर जब तक क्लोजिंग बेसिस पर है तब तक बाइंग का रुझान रख सकते हैं, डिप्स पर बाय करने की सलाह रहेगी मेरी, और डेफिनेटली हायर नोट पे प्रॉफिट भी बुक करना है। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक ट्रेड है 50,400 50,425 के आसपास प्राइसेस, वहाँ पर बाय कीजिए। टॉप लॉस 50,250 का लगाइए और 50,650 के टारगेट्स के लिए डे ट्रेडर्स के लिए बाय कॉल है। स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए जैसे मैंने बताया अभी फिलहाल जो है यहाँ पर बाइंग साइड की लेवल्स जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है
और हायर साइड पे 51,000 51,500 के बीच में सेल करके चलना है। तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट है बिटवीन 50,000 एंड 51,500, तो इसको ही प्ले करना चाहिए एज ऑफ नाउ। जी पूजा। ओके तो 50,000 51,500 इसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा और इसी रेंज को आपको प्ले करना है। खरीदारी के ट्रेडर्स हैं तो इस लेवल को ध्यान रखिए और अगर आपको बिकवाली भी करनी है तो भी इस लेवल का आप ध्यान रखिए। इस वक्त हल्की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है सोना अगर हम देखेंगे तो। वैसे बुलियन मार्केट के लिए काफ़ी सारे ट्रिगर्स ही हैं, जैसा कि अभी हम बात भी कर रहे थे, हमें जतिन बता भी रहे थे कि डॉलर इंडेक्स की चाल पर भी सोने का आने वाले समय में असर पड़ेगा। अब आपसे एक बार राय लेना चाहेंगे करेंसी पर, क्योंकि आप करेंसी को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि रुपये में हमने देखा था कि कल एक हल्का अप्रिसिएशन देखने को मिला था। अब आगे क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स को हम वॉच करेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है रुपये पर इसका, तो अगर करेंसी मार्केट को प्ले करना है तो किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए यहाँ पर? जी देखिए, लार्जली तो जो बड़ा पिक्चर है वो अभी भी तेजी का है। हमने रिसेंटली इंपोर्टर बाइंग काफ़ी ज़बरदस्त इंपोर्टर बाइंग आते हुए देखी है, जिससे जो फॉरवर्ड प्रीमियम्स होते हैं वो भी बढ़ते हुए देखे हैं 1 ईयर या 6 मंथ्स या 3 मंथ्स। ये एक सॉर्ट ऑफ टग ऑफ वॉर आप बोल सकते हैं इंपोर्टर बाइंग और आरबीआई सेलिंग के बीच जो चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं प्राइजेस जो हैं, डॉलर रुपये की प्राइस है वो 79.90 से 80.10 के बीच में सीमित होकर रह गई हैं पिछले एक हफ्ते से। ये एक साइडवेज करेक्शन की तरह मैं देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी हमने वर्टिकल करेक्शन आते हुए नहीं देखी। अगर आती भी है तो लगता है 79.50 से ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगी प्राइजेस। एंड ओवरऑल 80 शॉर्ट टर्म एंड 81.6 मीडियम टर्म, यानी 1 से 1.5 महीने की अगर बात करें तो यहाँ से 2% और डेप्रिशिएट होने की आशंका डॉलर रुपये में है, यानी डॉलर रुपये 2% और ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो ये व्यू आपका रुपये में भी दे दिया गया है। चलिए एक बार कच्चे तेल पर भी नज़र डाल लेते हैं। इस वक्त ब्रेंट क्रूड $105 के करीब कारोबार कर रहा है, करीब 1% की तेज़ी वहाँ पर है। WTI क्रूड करीब $57 के ऊपर कारोबार कर रहा है, यहाँ पर भी हल्की तेज़ी है। और MCX पर क्रूड देखेंगे तो 7,800 के आसपास इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि क्रूड के लिए भी काफ़ी सारे ट्रिगर्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिनों की गिरावट के बाद एक तेज़ी आई है। पिछले सप्ताह US क्रूड स्टॉक में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ड्राइविंग सीजन के बावजूद अमेरिका में गैसोलीन की मांग कम है, तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं जो कि कच्चे तेल में भी प्ले आउट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों साइड के ट्रिगर्स हैं जो कि इस वक्त प्ले कर रहे हैं। डिमांड साइड इशूज़ भी हैं, सप्लाई साइड इशूज़ भी हैं जो कि कच्चे तेल पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं वापस से। तरुण, क्या लग रहा है आपको, कच्चे तेल की चाल आगे के लिए कैसे नजर आ रही है? काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इसमें बना हुआ है। इसी रेंज में आप कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कच्चे तेल को, या फिर थोड़ी और वीकनेस आ सकती है आने वाले समय में, क्योंकि डिमांड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न की बात की जा रही है इस वक्त? तरुण, आपको आवाज़ आ रही है? चलिए तरुण से हम वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जतिन, आपसे सवाल होगा कच्चे तेल पर, क्या व्यू बन रहा है आपका क्रूड पर? पूजा, जिस तरह से कच्चे तेल की चाल जो अभी हम देख रहे हैं बिटवीन 95 एंड 105 फ्लक्चुएट करते हुए देखने मिलते रहता है। WTI जो है वो NYMEX और ब्रेंट जो है वो कहीं ना कहीं 100 के लेवल्स रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर में 110 के लेवल जो है वो रेजिस्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो रेंज है फिलहाल इसके अंदर ही व्यू पॉइंट बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि इसके बाहर जो है वो रेंज वो फिलहाल ना ब्रेक कर पा रहा है और ना ही उसके नीचे भी ट्रेड कर पा रहा है। तो ये वॉलेटाइल रेंज है, तो ये रेंज मार्केट को ही प्ले करने की एडवाइस दूंगा मैं। MCX पर अगर हम देखें तो डे ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 78.35 के ऊपर जैसे ही प्राइसेस ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल एक हैवी सेल ऑफ देखने मिला है क्रूड के अंदर और बाद में लेट इवनिंग में एक स्टेबिलिटी देखने मिली थी और उसके ऊपर ही हम ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन। मुझे लग रहा है 78.35 के ऊपर एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली जो है वो देखने मिल सकती है टुवर्ड्स 7900, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है 7790 के, बिकॉज वॉलेटाइल काउंटर है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वॉलेटाइल रेंज जो है वो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 7 to 8% की जो रेंज है उसके बीच में ही ट्रेड करने देखने मिल रहा है। तो उसके लिहाज से MCX पर अगर हम देखें तो
मैक्सिमम हाई साइड जो है लेवल कहीं ना कहीं 8100 से 8200 का है, और लोअर लेवल जो है एमसीएक्स पर कहीं ना कहीं 7500 से 7600 का है। सो ये जो 600-700 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये वॉलेटाइल रेंज उसके अंदर ही ट्रेड करते देखने मिलेगा। आई थिंक नेक्स्ट वीक जैसे ही हमें फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर अपडेट्स मिलना शुरू करेंगे, या ओपेक प्लस की तरफ से कुछ डिसीजन आने शुरू हो जाएंगे, तो मुझे लग रहा है उसके बाद जो है वो एक नया फ्रेश ब्रेक जो है वो देखने मिलेगा आइडल साइड में। तो फिलहाल इसको ट्रेड करें जिस तरह से वोलेटाइल रेंज के अंदर, उसकी को ही प्ले करना है, ऐसी मेरी एडवाइस रहेगी सभी ट्रेडर्स के लिए जी। ओके तो ये भी रेंज में ही रह सकता है, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा कच्चे तेल में ही, तो इसको आप प्ले करने की कोशिश करिए। और आगे काफ़ी सारी बड़ी बैठक होने वाली है, ओपेक की बैठक होगी, फेड की तरफ से किस तरह के फैसला निकल कर आता है, इस पर अब आगे आने वाले समय में कच्चे तेल की चाल डिपेंड करेगी। अमित, आपसे भी व्यू लेना चाहेंगे एक बार कच्चे तेल पर, क्या व्यू बन रहा है आपका? लॉन्ग टर्म निवेशकों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि उतार चढ़ाव काफ़ी बना है जैसा कि अभी जतिन भी बता रहे थे, और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या सलाह होगी इन स्तरों पर? जी देखिए, शॉर्ट टर्म बेसिस, प्योरली मोमेंटम बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि 784050 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, और अगर वो नहीं ब्रीच कर पाया तो हमें पहले एक स्विंग ट्रेड जिसे कहते हैं, या मोमेंटम इंट्राडे मोमेंटम ट्रेड 7650 के करीब मिल सकता है। हालांकि ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले 2 दिन में या 2-3 सेशंस में हमने जो 7200 के लेवल से एक तेज़ी बनते हुए देखी है, उसका फॉलो अप मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें देखने मिलेगा। इसलिए निचले स्तरों पे 7600 से 650 के बीच में मैं दोबारा बाइंग की सलाह देना चाहूँगा। तो लॉन्गर टर्म ट्रेडर्स के लिए जब तक $90 WTI क्रूड नहीं ब्रेक कर रहा है वीकली क्लोजिंग बेसिस, तब तक टेक्निकल सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, और मैं समझता हूँ कि एक बार अपसाइड में $110 तक की भी जगह हो सकती है, यानी लगभग 8300 से 8400। फंडामेंटल जो है फिलहाल मिक्स्ड है, लेकिन निचले स्तरों पे डेफिनेटली हमने टाइम एंड अगेन बाइंग आते हुए देखी है। तो जब तक $90 ब्रीच नहीं होता, मैं समझता हूँ कि ये एक अक्यूमुलेशन जोन है। प्योरली फ्रॉम अ स्विंग ट्रेड पर्सपेक्टिव, एक बार वो लेवल मिल जाए तो वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, तो अभी फिलहाल सेल करके चलिए। 7650 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, और बिकवाली कर सकते हैं। खरीदारी का भी ट्रेड आपको बता दिया गया है। एक बार आपको सोने का हाजिर भाव भी दिखा देते हैं। ये बिना जीएसटी के है, 3% जीएसटी के, और 24 कैरेट का भाव देखें तो 4627 के पास कारोबार कर रहा है। 22 कैरेट का जो सोने का भाव है वो 4238 के पास है। 18 कैरेट का भाव जो है वो 3512 है, और 14 कैरेट 2739 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये है सोने का हाजिर भाव, इसका एक छोटा सा अपडेट आपके लिए। कुछ और भी मेटल्स पर आज नज़र डालें तो अगर कॉपर को छोड़ दे तो बाकी सभी मेटल्स आज छोटे दायरे में कारोबार कर रहे हैं। हल्की यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। M6 पर कॉपर हल्की तेज़ी में 625 रुपये के पास, लेकिन जिंक और लेड में करीब 0.25% की कमजोरी इस पर देखने को मिल रही है, और एल्यूमिनियम भी 211 रुपये के नीचे ही कारोबार कर रहा है। अमित, जतिन, आपका क्या व्यू बन रहा है मेटल स्पेस पे, और कौन सा मेटल है इस पर जो कि आपको पसंद आ रहा है, ट्रेडिंग की सलाह देंगे? मुझे 2 मेटल्स है मेरी तरफ से जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाइंग की रुझान जो है वो इंट्राडे ट्रेडर्स रख सकते हैं। एक जो पहला है वो कॉपर है। 625-626 के रेंज में बाय करके चल सकते हैं। 620 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और 635 से 634 के आसपास के टारगेट्स के लिए डे ट्रेडर्स और स्विंग ट्रेडर्स जो है उसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। हालांकि इंट्राडे ही करने की सलाह दूंगा, बिकॉज फ्राइडे है आज, और मंडे के दिन बड़े गैप अप या गैप डाउन की अपेक्षा रहती है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड लें। रात के सत्र में ट्रेड को एग्जिट भी कर लेना है, जो भी रेट मिलता है उसके हिसाब से। एक हो गया कॉपर। दूसरा जो है वो जिंक का ट्रेड है। ये भी बाइंग की तरफ का रुझान बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज लेवल्स जो है वो होल्ड कर रहे हैं। कल सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी पुल बैक रैली देखने मिली थी, और उसके बाद आज की फर्स्ट हाफ में भी प्राइसेस जो है वो लेवल्स होल्ड करते देखने मिल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अभी ये बढ़ोतरी जो है और भी आगे जो है वो एस्केलेट कर सकती है हायर साइड पे। तो करंट मार्केट प्राइस से और छोटा सा भी डिप मिलता है अराउंड 272, तो वहाँ पर ये जो रेंज है इसके अंदर बाय करें। और लोअर साइड में मुझे लग रहा है 270 के स्टॉप लॉस के साथ में हायर साइड पे 277 से 278 के टारगेट्स के लिए जिंक के अंदर भी बाय कॉल रहेगी। तो दोनों ही मेटल में, कॉपर और जिंक दोनों के अंदर ही बाय कॉल है हमारी आज के दिन। सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय कॉल है जिंक और कॉपर के अंदर।
ओके, ठीक है। तो ये राय मेटल स्पेस पर आपको दे दी गई। चलिए, ये तरुण हमारे साथ वापस से जुड़ चुके हैं। तरुण, समय की थोड़ी कमी है, आपसे ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन आज ट्रेडिंग के मौके काफ़ी सारे कमोडिटी स्पेस को लेकर हमने चर्चा की अभी थोड़ी देर पहले। आप ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं? अपने क्विकली ट्रेडिंग कॉल्स हमसे शेयर कर दीजिए। I don't give short-term trades and I normally share positional view. तो अगर बात करें तो आई थिंक बेस मेटल पैक में अभी भी हमको वीकनेस लगती है। कॉपर ने काफी अच्छा रेजिस्टेंस फेस किया अराउंड 635। लास्ट वीक भी हमने बोला था कि रैली आएगा तो 630 35 के आसपास फिजल आउट होगा। एंड वी बिलीव नाउ जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी के अंदर लॉकडाउन है एंड जिस तरीके से यूएस के अंदर स्लो डाउन हो रहा है, अभी देखिए हाउसिंग नंबर्स आर एट 9-month लो। पीएमआई अगर लास्ट 6 मंथ से देख रहे हैं तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पर काफी स्टीप तरीके से गिर रही है एंड इट्स इन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग बिलो 50। तो हमें ऐसा लगता है कॉपर आगे फर्दर करेक्शन लेगा, 585 549 तक आना चाहिए इन द वीक्स टू कम। ओके, तरुण, एग्री कमोडिटीज़ में भी आपका एक बार व्यू लेना चाहेंगे। आज हम देखिए कॉटन की कीमतों में काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है, इस पर आप राय दीजिए। और एग्री स्पेस में और कौन सी कमोडिटी इन स्तरों पर जो आपको पसंद आ रही है, ट्रेड की सलाह देंगे? थोड़ा सा प्रीमियम जरूर आया है क्योंकि जो कॉटन के मेन प्रोड्यूसिंग बेल्ट्स है वहां पर एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, बट अभी तक जो चर्चा है डैमेज इतना नहीं हुआ है। हम लोग ग्राउंड लेवल पे काफी अग्रेसिव है और सेकेंडली ड्रेनेज सिस्टम फार्मर काफी अग्रेसिवली यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग के इश्यूज काफी हद तक रिड्यूस किए गए हैं। और जो पिंक बॉम्ब का इशू हुआ था वो एक्चुअली पंजाब हरियाणा में हुआ था, वो काफी माइनर प्रोड्यूसिंग बेल्ट है तो उससे टोटल क्रॉप पे फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इट्स टू अर्ली टू से कि कॉटन के क्रॉप का साइज कैसा रहेगा। So far sowing is going on in a progressive manner। आज भी सोइंग के जो नंबर आएंगे वो लास्ट ईयर है नॉर्मल जो सोइंग का नंबर रहता है इस वीक के लिए उससे ज्यादा आएंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट, ये प्राइस सस्टेन नहीं करेंगे, कॉटन विल कम डाउन टू 35,000 इन द शॉर्ट टर्म एंड जब नया माल का सप्लाई आएगा तो इट वुड बी अराउंड 30,000। अदर स्पेस की बात करूं तो आई थिंक एडिबल ऑयल में वीकनेस विल कंटिन्यू, सेंटीमेंट बहुत बुरा है, इंडस्ट्री में काम नहीं है बिकॉज जिस तरीके से प्राइसेस गिरे हैं डिफॉल्ट रिस्क काफी बढ़ चुका है। पाम ऑयल एक्चुअली हाफ हो चुका है अपने हाई से। इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके से पेसिमिज्म है बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी फियर, रेट हाइक, डॉलर इंडेक्स में जो रैली है, सो ऑल टुगेदर इट्स नॉट गुड फॉर द internationally traded commodities। So edible oil is the complex in which we are expecting further downside in the coming weeks and I think one should not be try to buy agri commodities। It could be like catching the falling knife because अभी सेंटीमेंट जिस तरीके से है that is on the negative side and सोयाबीन का क्रॉप खरीफ में होता है वेल। सो अल्टीमेटली अगर सोयाबीन का पैदावार हमारे यहाँ अच्छा होगा इस बार तो अल्टीमेटली अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल हैव फर्दर करेक्शन इन दिस कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, चलिए तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एग्री कमोडिटी में अपनी राय शेयर करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अमित, जतिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तरुण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।